नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिन विद्यार्थियों का 12th क्लास में हिस्ट्री है और 2025 में वो हिस्ट्री का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए टॉप 10 वाला वीडियो का सीरीज आपको चला रहे हैं। प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन ऐसे वीवीआई वाला होंगे जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और इस बार भी आने की पूरी चांसेस है। ठीक है, तो चलिए ये आपके इतिहास का सिलेबस के अकॉर्डिंग वीवीआई प्रश्न का सीरीज में आपका 10वां प्रश्न ये रहा, क्योंकि हम लोग 10 से 9, 8, 7 ऐसे घटते क्रम में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम आपको बताना है कि जिन्होंने बुद्ध को खीर खिलाई है, उस स्त्री का नाम बताइए। आम्रपाली है या फिर शालवती है, गौतमी है या फिर आपके सुजाता है। फटाफट से बताएंगे। आम्रपाली कौन है ये तो सब जानते थे, जब बुद्ध पढ़े थे। वैशाली की नृत्यांगना है जिसको आम्रपाली कहते हैं। ठीक है, चलिए तो शालवती कौन है इसके बारे में भी थ्योरी वाले में हम पढ़ाए थे कि कैसे ये राजगीर के थी और कैसे कैसे इसको आम्रपाली के टक्कर देने के लिए इसको तैयार किया गया था, और फिर कुमार में ही इससे एक बच्चा भी हो गया था जिसको फेंक दिया गया था, और वही बच्चा का शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में होता है और फिर वहां से वो वैद बन करके आता है। वो वैद कौन था वो कमेंट में आपको करने हैं। चलिए बाकी यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका सुजाता। किसान की गया में एक किसान की लड़की है जिसका नाम है सुजाता और यही बुद्ध को खीर खिलाई थी। तो यहाँ पे 10वीं का डी उत्तर एकदम भाई सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्यारा सा प्रश्न है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था। महाभारत से ये प्रश्न है, बताएंगे कि अभिमन्यु किसका पुत्र है, अर्जुन का या फिर आपका भीम का, नकुल का या फिर सहदेव का। तो अर्जुन जो है वो अभिमन्यु जो है वो आपके अर्जुन के पुत्र है, अर्जुन पुत्र है। ठीक है, चलिए महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारे गए थे। ठीक है, किसके पुत्र है तो ये आपके अर्जुन के पुत्र है। ठीक है, अर्जुन को बृहन्नला भी कहा जाता है। बृहन्नला क्यों कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि विराट नगर में जाकर के वहां के राजा की जो लड़की थी, तो उस लड़की और वहां राज दरबार में राजा की कन्या के साथ साथ, कन्या यानी बेटी के साथ साथ अन्य राज स्त्रियां भी थे, उन सबों को इन्होंने बृहन्नला के भेष बदल लेकर, बृहन्नला का मतलब होता है किन्नर। ठीक है, तो किन्नर का भेष लेकर के वहां सभी स्त्रियों को गायन वादन का शिक्षा जो है वो दिए थे। ठीक है, और उसी में से वहां की जो राजा की जो लड़की थी, ठीक है, उस राजा से जिसका नाम उत्तराया है, उससे विवाह किससे करवाया था तो अभिमन्यु से कराया था। तो शायद ये जानकारी आपको नहीं होगी, तो कुछ कुछ देते चलेंगे, याद होगा तो भी ठीक और नहीं भी याद होगा तो जो क्वेश्चन करा रहे हैं वही आपकी दुनिया है। ठीक है, बाहरी दुनिया अभी तक तो 12th में नहीं है, आगे काम आएंगे। बताइए कर्ण की माँ कौन थी। कर्ण की माँ कौन है, क्या कुंती है, गांधारी है या फिर माद्री है या फिर आपके सरस्वती है। ठीक है, तो कर्ण की माँ यदि आप ए चूज किए हैं तो 1 नंबर और आपके सही है। कर्ण की माँ कुंती। सूर्य पुत्र है कर्ण, आप सब जानते हो, और वो कहानी भी जानते हो कि कुमार में ही कुंती से बच्चा हो जाता है। ठीक है, इसको फेंक दिया जाता है, माँ से काफी नाराज रहता है कर्ण। सारी बातें आप शायद जानते होंगे। अगले प्रश्न है कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग होता है। महाभारत वाले चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे। बताएंगे कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग होता है परिवार के लिए, राजा के लिए, जाति के लिए या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएंगे आपके ए उत्तर, परिवार के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के बारे में बता दें आपको। तो अगला प्यारा सा प्रश्न है कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसके अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। किसे, किसके नहीं, किसे है यहाँ पे कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे अध्यक्ष के पद पे चुनाव हरा करके और वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बाल गंगाधर तिलक को हराए थे या पट्टाभी सीतारामैया को, जवाहरलाल नेहरू को या फिर राजेंद्र प्रसाद को। ये क्वेश्चन शायद पिछले सीरीज में भी आपको दिए होंगे। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये 1 से 2 क्वेश्चन कि जो पिछले के सीरीज के ही होते हैं, ताकि अगर आप पीछे के सीरीज देख रहे हैं तो अगर नहीं बना है तो अगले सीरीज जाते जाते उसको ठीक कर देने, रिपीट इसीलिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ सही जवाब हो जाएंगे आपके। अगर बी चुने हैं पट्टाभी सीतारामैया तो बिल्कुल सही है। पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी की तरफ से है और इनको हरा करके यानी एक तरह से गांधी की ही हार मान सकते हैं आप। और सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं 1938 में।
ठीक है। अगले क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटी सी सूचना आपको देना चाहे हम कि जो भी बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी सबकी तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए बस एक सब्जेक्ट का फी 99 रुपया और 3 सब्जेक्ट का फी जो कि 250 रुपया था, अभी प्रेजेंट टाइम में इसको घटा कर करके और ऑफर के साथ आपको 199 रुपया में दिए जा रहे हैं। 3 सब्जेक्ट या 3 से ज्यादा 4 सब्जेक्ट भी हो जाए तो भी आपको 199 रुपया में आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है। इसके लिए करना क्या है, तो कुछ नहीं करना है, आप मेरे व्हाट्सएप या कॉल से कांटेक्ट हो सकते हैं। लिखिए 882537 और 6551। ठीक है, तो ये नंबर है 8825376551। तो इस पे आप संपर्क कर करके और नोट्स आप ले सकते हैं, उसके साथ नोट्स के साथ ही आपको क्लास, पीडीएफ, टेस्ट सारा कुछ दे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो वो एक तैयारी को थोड़ा सा गति देने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह की चीजें। बाकी 199 रुपया कोई चीजें है नहीं आज की डेट में, अगर आपको सही कंटेंट मिलने लगेगा तो। 5वें आपके सवाल है कि कनिष्क ने निम्न में से कौन सा धर्म अपनाया है। ठीक है, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, हिंदू धर्म को या फिर इस्लाम धर्म को। तो सब जानते हो कि कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाए थे और कनिष्क के टाइम में ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपके सीधे कश्मीर के इलाका में। ठीक है, कुंडल वन एक जगह है कश्मीर में और वहीं पे कश्मीर के क्षेत्रों में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क ने कराए थे। बाकी काफी महान है कनिष्क, अपने दरबार में महान महान व्यक्ति को रखते हैं। ये सारी बातें आपको वहां नोट्स में दिए गए हैं और क्लास में समझाए भी गए। ठीक है, चलिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे हुआ था, गंगा, गंडक, निरंजना या फिर कमला। तो सब जानते हो कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति है वो निरंजना नदी के तट के किनारे हुआ। ये वर्तमान में बिहार के गया जिला में है और इसको फल्गु नदी के नाम से अब जानते हैं। अब इसको निरंजना नहीं कहते, अब इसको फल्गु नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेंगे। अगले प्रश्न है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। ठीक है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, धर्म परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म समागम या फिर धर्म मध्य समागम। तो सारनाथ में जो 5 ब्राह्मणों को सबसे पहली बार शिक्षा देते हैं वो 5 ब्राह्मण का हिस्टोरी भी आपको वहां पे क्लास में समझाए हैं। आप 199 वाले क्लास लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यदि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो पहले शिक्षा देने गए थे अपने गुरु के, तो उनके पहले जो गुरु जी थे, ठीक है, उनका डेथ हो गया था। रुद्रक रामपुत्र और अलार्म कलाम दोनों उनके जीवन के पहले और दूसरे गुरु हैं। उन दोनों की डेथ हो गई थी, गुजर गए थे। तो फिर इन्होंने निष्कर्ष लिया कि हम उनको ज्ञान देंगे कि जो हमारे साथ 5 ब्राह्मण पहले रहा करते थे। तो जब ये घर से निकले थे तो इनके साथ 5 ब्राह्मण लग गए थे। वो भविष्यवाणी करने वाले ब्राह्मण थे कि आने वाले समय में ये बुद्ध बनेगा, तो उन्हीं के साथ बुद्ध की खातिरदारी करते थे, रहते थे, उनका आसन लगाते थे। ठीक है, सारी व्यवस्था में जुटे रहते थे। लेकिन उनका धैर्य टूट गया और वो बुद्ध से दूर चले गए थे। तो उन्हीं की तलाश कर रहे थे कि उन्हीं लोगों को हम शिक्षा देंगे। ठीक है, तो वो लोग कहाँ मिले, तो सारनाथ में। वरना आप ये भी सोच सकते हैं कि गया में जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हुआ वो सारनाथ में शिक्षा पहली बार क्यों दे रहा है। ठीक है, तो वहां सारे थिंकिंग के साथ आपकी एकदम सोच को बढ़ा करके सारी कहानी कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाया गया। ठीक है, और वही 5 ब्राह्मणों को पहली बार शिक्षा देते हैं और इसको बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो यदि आप बी चूज किए थे तब भी आपका 1 अंक एकदम आ गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है आपके फ्रांसवा बर्नियर से यात्रियों के नजरिया के चैप्टर का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। फ्रांसवा बर्नियर भारत में जिस शताब्दी में आया था वो शताब्दी क्या है, 17वीं, 19वीं, 18वीं या फिर 15वीं। तो फ्रांसवा बर्नियर, हमें तो ना याद है कि कौन सी में आया था, तो आपको बताए थे कि 1620 ईस्वी में फ्रांसवा बर्नियर को जो है वो इनका जन्म हुआ था। फिर डॉक्टर की डिग्रियां कब लिए, तो 1652 में डॉक्टर की डिग्रियां लिए थे और फिर 1652 के बाद जो है भारत में 1656 ईस्वी में आगमन हुआ, घर कब लौटे, सारी बातें। तो जब 1616 चल रहा है तो 17वीं शताब्दी में इनका भारत में आना था। तो ये आपके 17वीं शताब्दी, ये उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, आप सबों को एकदम ठीक ठाक कर देना है। बताएंगे इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वो शताब्दी कौन सी थी। इब्न बतूता हम नहीं जानते इब्न बतूता के बारे में भाई, तो इब्न बतूता की बात कर लेंगे
तो भारत कब आए थे? तो 1333 ईस्वी में, 1332-33 में भारत आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। ठीक है, इन्होंने 21 वर्ष की उम्र में, 21-22 वर्ष की उम्र में अपने घर को ऐसे छोड़ा जैसे कोई पक्षी अपने घोंसलों को छोड़ देती है। ठीक उसी तरह से यात्रा के लिए हटीले थे, यात्रा के शौकीनदार थे। इन्होंने अपने घर को छोड़ कर करके और आगे इधर धीरे धीरे आरस फारस करते करते भारत में। ठीक है, तो शताब्दी कौन से हो जाएंगे बताओ मेरे भाई? इसी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को स्वेच्छा से लाइक कर दीजिए। हर वीडियो में बोलने के लिए अच्छा भी नहीं लगता है, हर बार आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए सीरीज इतना मेहनत कर करके ला रहे हैं ताकि आपका स्कोर, आपका नंबर बढ़े, कुछ तो बढ़े, कुछ तो सुधार हो और फर्स्ट डिवीजन के कैटेगरी में आप कम से कम आए और ज्यादा मेहनत करें तो अच्छे खासे आप रैंक लाए, स्कोर करें। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।